बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, हमारा लेसन्स चल रहे हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का चैप्टर चल रहा है। उसमें अभी दो तीन तीन चार लेसन्स यही रूटीन से चलेंगे। उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट होगा। जी, आज का जो हमारा टॉपिक है एफडीआई का, वो है जी रिस्क मिनिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एफडीआई। एफडीआई में जो रिस्क को कंट्रोल करने के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो क्या होते हैं? फर्म यूज एफडीआई एज ए रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटजी बाय स्प्रेडिंग ऑपरेशंस अक्रॉस मल्टीपल कंट्रीज। अब देखिए, किसी एक कंट्री में, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है और उसे उन कंट्रीज में भेजा जा रहा है जिनके साथ हमारा बॉर्डर का लिंक नहीं है। अब अगर तो वो लाइट वेट होंगी तो फिर तो वो जैसे कपड़ा वगैरह है, ठीक है, वो तो एरोप्लेन के जरिए भी भेजा जा सकता है। लेकिन जब वो भी बल्क में होता है तो उसे भी हमें शिपमेंट के जरिए, समुद्र के जरिए भेजना पड़ता है। तो रिस्क ज़्यादा होता है। यही ऑपरेशन जिस कंट्री में हम भेज रहे हैं वहीं पे ही अगर हमारा ऑपरेशनल एक्टिविटी मौजूद हो तो फिर हमें हमारा रिस्क जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। इस तरह इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन सिंगल मार्केट इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल सिस्टम। एफडीआई अल्टीमेटली क्या करता है, हमारा सिंगल इकोनॉमी, सिंगल मार्केट या सिंगल इकोनॉमी से हम आगे निकल जाते हैं, जिससे हमारा अगर किसी इकोनॉमी का क्लैप भी होता है तो हम दूसरी तरफ से अपने लॉसेस को रिकवर कर लेते हैं, तो हमारा रिस्क जो है वो कंट्रोल हो जाता है। Economic downturns or political instability in one country can be offset by stable performance elsewhere। ठीक है जी, यही बात मैंने की आपसे कि एक तरफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या इकोनॉमिक डिस्पैरिटी होगी तो दूसरी तरफ से हम उसको स्टेबल कर सकते हैं। फॉलोइंग कस्टमर्स, suppliers often invest in countries where their major customers relocate production। वहां पे ये प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं जहां पे इनके मेजर कस्टमर्स हैं, यानी कि सेल्स ज्यादा है। This ensures continuity of business relationship and reduce transportation and coordination cost। जी, कोऑर्डिनेशन और ट्रांसपोर्टेशन कास्ट रिड्यूस हो जाती है और ऑपरेशंस कंटिन्यू रहते हैं और उस कंट्री के साथ रिलेशनशिप बेहतर होते हैं, बिजनेस रिलेशनशिप्स। आगे चलेंगे। प्रिवेंटिंग कंपाइटर्स एडवांटेज। जो हमारे जो कंपाइटर्स हैं उनसे भी हमें एडवांटेज मिल जाता है कि जब हम वहां पे काम कर रहे हैं तो हमारे जो कंपेटिटर्स हैं जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनकी निस्बत हम प्रोडक्ट जो है वो चीप बना लेते हैं। इन ओलिगोपोलिस्टिक इंडस्ट्रीज फर्म्स क्लोजली मॉनिटर कंपेटिटर्स इंटरनेशनल मूव्स। जी, फर्म्स जो है वो क्लोजली मॉनिटर करते हैं कि जो उनके इन्वेस्टर कंपेटिटर्स हैं वो इंटरनेशनली किस तरह से मूव कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर इफ फर्म वन फर्म एंटर इन फॉरेन मार्केट, राइवल्स में फॉलो टू अवॉइड लूजिंग मार्केट शेयर। कंपेटिटर्स भी उसको फॉलो करते हैं ताकि वो मार्केट शेयर लूज ना कर जाए। अब इससे क्या होता है कि जो कंपेटिटर्स हैं वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं हासिल कर पाते। या जो नई मार्केट में आप एंटर हुए हैं, आप ये देखते हैं कंपेटिटर्स कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, आप किसी नई मार्केट में जाए तो आपको वहां पे फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल जाता है। फिर आता है पॉलिटिकल मूव्स ऑफ एफडीआई। गवर्नमेंट्स में एनकरेज आउटवर्ड एफडीआई टू अचीव पॉलिटिकल एंड फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स। जी, गवर्नमेंट्स के ये ऑब्जेक्टिव होते हैं कि वो दूसरे मुल्कों में इन्वेस्ट करें। फिर इन्वेस्टमेंट से उन्हें ये होता है कि वहां पे उन्हें कई तरह के मिल जाते हैं, इख्तियारात मिल जाते हैं। इंसेंटिव सच एज टैक्स ब्रेक्स और सब्सिडीज में बी ऑफर्ड टू फर्म्स इन्वेस्टिंग इन द पॉलिटिकली स्ट्रेटेजिक रीजन्स। जी, अब जब इस तरह के आप पाकिस्तान भी कोशिश करता है कि बाहर से इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क में आए तो फिर पाकिस्तान उनको टैक्स फ्री जोन देने की कोशिश करता है, लैंड फ्री लैंड देने की कोशिश करता है, या इस तरह की चीज़ें, ताकि हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट आती रहे। तो गवर्नमेंट्स को इसका फायदा होता है, जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मोनोपोली एडवांटेजेस बिफोर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फर्म्स इन्वेस्ट अब्रॉड व्हेन दे पोजेस फर्म स्पेसिफिक एडवांटेज अनेबल टू लोकल कंपेटिटर्स। हमें जब यहाँ पे हम एडवांटेज हासिल नहीं कर पा रहे तो हम किसी ऐसी मार्केट में जाते हैं जहाँ पे हमारे कंपेटिटर्स मौजूद नहीं है, तो एक मोनोपोली सी क्रिएट हो जाती है कि हम अकेले हैं। These advantages may include patenting technology, ब्रांड रेपुटेशन, मैनेजरियल एक्सपर्टीज और इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इनमें कोई भी चीज़ हमें मिल सकती है यहाँ। जो पेटेंट टेक्नोलॉजी है वो वहाँ पे हमें मिल जाती है। ब्रांड रेपुटेशन की बेस पर हम जाते हैं। कोई मैनेजरियल एक्सपर्टीज हमें मिल जाती हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल जाता है, कोई ना कोई चीज़ हमें बेहतर मिल जाती है जिसकी वजह से हमें वहाँ पे भी फायदा ही होता है। ये उसके बाद डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम करते हैं तो उसके बाद हमें फायदा क्या मिलता है? एफडीआई इनेबल्स फर्म्स टू एक्सप्लॉयट लोकेशन इकोनॉमीज बाय स्प्रेडिंग वैल्यू चेन एक्टिविटीज ग्लोबली। अब ये क्या है कि जो फर्म्स हैं वो मुख्तलिफ के इलाकों में, जिस तरह आप कोक की बात कर ले, कोक का हर कंट्री में और हर सिटी में प्रोडक्शन सेटअप है।
तो इससे इनको क्या है कि लोकेशन एडवांटेजेस हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, ठीक है, एक पूरी चेन बनी हुई है ग्लोबली, तो फायदा ही फायदा है। इससे क्या होता है, फर्म्स कैन लोअर कास्ट, उनकी कास्ट रिड्यूस होती है, एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, और वो ग्लोबल मार्केट में सर्व करते हैं, ओवरऑल द मार्केट, ओवरऑल द ग्लोब वो सर्व कर रहे हैं। अच्छा, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पैटर्न क्या होता है? हम एक तो हम लोकेशन ऑफ ओनरशिप, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज अकाउंट फॉर ओवर 90% ऑफ ग्लोबल एफडीआई आउटफ्लो। जी, जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं, वो कंट्रीज जिनमें इंडस्ट्रीज मौजूद हैं, वो उनका वो ऑलमोस्ट 90% एफडीआई उनके होल्ड में है। यानी उन्होंने पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, जिस तरह मैंने आपको एक कोक की मिसाल दी है। ठीक है। दूसरा लोकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ये तो लोकेशन ऑफ ओनरशिप हो गया। लोकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट में क्या आता है? डेवलप कंट्रीज रिसीव द मेजॉरिटी ऑफ एफडीआई ड्यू टू लार्ज एंड एफ्लुएंट मार्केट्स। अब डेवलप्ड कंट्रीज जो है, उनको एफडीआई बड़ी आसानी से मिल जाती है। दूसरी कंट्रीज उनमें इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मार्केट्स डेवलप है, इकोनॉमी स्टेबल है, लीगल सिस्टम स्ट्रांग है, लिबरल इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज हैं, कि जो भी आए जिस तरह आए वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, कोई सख्तियां नहीं है। ठीक है। Developing countries attract growing FDI as they stabilize economical and politically. वो डेवलपिंग कंट्रीज जो इकोनॉमिकली या पोलिटिकली स्टेबल है, उन्हें भी एफडीआई जो है वो मिल जाती है। फिर आता है इकोनॉमिक सेक्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिशनल एफडीआई इन माइनिंग एंड पेट्रोलियम हैज डिक्लाइंड ओवर टाइम। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम जो माइनिंग में, ये पेट्रोलियम में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो डिक्लाइन हो रही है, और टेक्नोलॉजी में आ रही है। इसमें टेक्नोलॉजी में और सर्विसेज में, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, इसमें एफडीआई इंक्रीज हो रही है, और अब तो बहुत ज्यादा हो चुकी है इन कंट्रीज में, इन सेक्टर्स में, सॉरी। नेक्स्ट चलेंगे जी, एफडीआई इन कंपनी स्ट्रेटजीज। एफडीआई सपोर्ट ग्लोबल, मल्टी डोमेस्टिक एंड ट्रांसनेशनल स्ट्रेटजीज। अच्छा, ये कुछ नहीं है, फारग करें इसको। लुकिंग टू द फ्यूचर ऑफ एफडीआई, एथिकल dilemmas एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एथिकल डिलेमा, डायलेमास क्या होता है जी? एफडीआई कैन इंप्रूव ग्लोबल एफिशिएंसी बट मे कॉज जॉब लूजेस इन होम कंट्रीज। जी, आप होम कंट्री वो है, जो हमने कल भी डिटेल में बात की प्रीवियस लेक्चर में, कि जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अब जब वो अपने मुल्क से इन्वेस्टमेंट निकाला किसी दूसरे मुल्क में करेंगे, तो अपने मुल्क में उन जाहिर सी बात है, जब इन्वेस्टमेंट निकाल लिया है, तो जो कई लोगों को जॉब मिलनी थी वो नहीं मिलती, तो जो जॉब लॉसेस कंट्रीज बनना शुरू हो जाती हैं। वर्कर्स डिस्प्लेस्ड बाय रीलोकेशन में फेस लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट। अब जो वर्कर्स रीलोकेशन पे नहीं जाना चाहते, या अपने अपने आप को मूव नहीं करना चाह रहे, वो अनएम्प्लॉयमेंट फेस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी, इम्प्लीकेशन फॉर बिजनेस। फर्म शुड प्रेफर एक्सपोर्टिंग व्हेन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड ट्रेड बैरियर्स आर लो। फर्म इस चीज को प्रेफर करेंगे कि वो एक्सपोर्ट्स करें जब ट्रांसपोर्टेशन का या ट्रेड बैरियर्स लो हों। लाइसेंसिंग इज सूटेबल व्हेन प्रोटेक्टिंग नो हो इज लेट क्रिटिकल। अगर प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, तो फिर लाइसेंसिंग बेहतर होती है। एफडीआई अप्रोप्रिएट व्हेन हमें कंट्रोल चाहिए, हमें कंट्री से कोऑर्डिनेशन करना है, हमें कॉस्ट रिड्यूस करनी है, तो फिर हम एफडीआई की तरफ जाते हैं। तीनों चीजें होगी। उसके बाद कुछ थीरीज आगे डिस्कस हो रही हैं। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी है जी, प्रपोज बाय एडम स्मिथ एज ए क्रिटिक ऑफ मर्केंटाइलिज्म। ये क्या है बेसिकली? फर्म्स वो चीजें प्रोड्यूस करें जिसमें वो दूसरों से बेहतर है। जैसे जापान है, वो टेक्नोलॉजी में आगे चल रहा है, उसे नहीं गर्ज है कि वो एग्रीकल्चर में काम करे। कोई एग्रीकल्चर का जापान में इतना नहीं है रुझान। ठीक है। वो दूसरे डेवलपिंग कंट्री से चीजें इंपोर्ट कर लेते हैं, और उन्हें एक्सपोर्ट, अपनी टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करते हैं और पैसा कमाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी में फ्री ट्रेड जो है, ग्लोबली फ्री ट्रेड जो है, ये एक बड़ी जरूरी चीज है। फिर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी है, वे वर नॉम ने ये थ्योरी थी। प्रोडक्ट्स आर फर्स्ट डेवलप एंड प्रोड्यूस इन होम कंट्री, एज डिमांड ग्रोज प्रोडक्शन शिफ्ट टू अदर डेवलप कंट्रीज। ये लाइफ साइकिल है जी। अगर प्रोडक्ट्स होम कंट्री में आ जाती हैं, जब डिमांड्स इंक्रीज हो जाए, तो फिर उन्हें दूसरी कंट्रीज में भी शिफ्ट कर लिया जाता है। फिर डनिंग्स एक्लास्टिक थ्योरी, इक्लेक्टिक थ्योरी, सॉरी। एफडीए occurs when three conditions are met। ये थ्योरी ये कहती है कि एफडीए तब उस सूरत में आकर होगी जब ये तीन कंडीशंस पूरी होंगी। या तो ऑनरशिप एडवांटेज मिल जाए, या लोकेशन एडवांटेज, ऑनरशिप एडवांटेज, लोकेशन एडवांटेज और इंटरनाइजेशन एडवांटेज। जी, फर्म्स को कंट्रोल मिलता है, उन्हें लोकेशन दी जाती है, उन्हें एसेट्स की ऑनरशिप दी जाए, तो वो फिर एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं। जिस तरह जो जो गल्फ कंट्रीज हैं, यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी की ऑनरशिप नहीं मिलती। ठीक है।
तो दूसरी कंट्रीज इनके पास ऑलरेडी पैसा बहुत है, तो दूसरी कंट्रीज इनमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। दुबई ने ये काम शुरू किया, दुबई ने ऑनरशिप देनी शुरू की, तो दुबई में इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गई। आगे ये कुछ नहीं है जी। जी, नेक्स्ट लेसन नंबर 35 है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे जी। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।